वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है, जिसमें आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे अब पॉलिटी स्टार्ट की गई है। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पर, विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आसानी से आपको सारे वीडियोज़ भी अवेलेबल रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है उनको भी देखिए। दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें मैं जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ, वो भी क्लास आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की, आरओ री एग्ज़ाम की, या फिर अपकमिंग और भी न्यू वैकेंसीज़ हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, एमपीपीएससी है, या यूपी पीसीएस 2025 के लिए भी आप प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन एक ही जगह पर कर सकते हैं। कम समय में सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। करंट अफेयर, जीएस, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सभी अवेलेबल रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप विजिट कीजिए और आप जो नंबर दिए गए उन पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत सरकार के मंत्रालयों या फिर विभागों का जो निर्माण है ये प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव की सलाह पर किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है। उपयुक्त जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आप करेक्ट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन बी। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है। लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का जो निर्माण है ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट दिया गया है, इसलिए आप ऑप्शन बी चूज करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लीजिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा तथ्यों के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। अब वो किस विषय पर सलाह दे सकता है वो देख लीजिए। स्वयं अपनी पहल पर, सार्वजनिक हित से जुड़े किसी बड़े मामले पर, या फिर सेकंड स्टेटमेंट है यदि वह ऐसी सलाह मांगे, और थर्ड स्टेटमेंट है सिर्फ उन्हीं मामलों में जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं। इनमें से बताना है कौन से कथन आपको सत्य दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, या फिर ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। इसमें आप करेक्ट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन बी। यदि वह ऐसी सलाह मांगते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा किसी भी तथ्य के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला ऑप्शन है, लोक अदालतों का जो क्षेत्राधिकार है ये क्षेत्राधिकार मामलों के मुकदमे के पहले ही समाधान का है, ना कि लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार मामलों के मुकदमे के पहले ही उनके समाधान का है, ना कि ऐसे मामलों के समाधान का जो किसी न्यायालय में लंबित है। सेकंड ऑप्शन है, लोक अदालतों का केवल सिविल मामलों में दखल है, आपराधिक मामलों में नहीं है। सी ऑप्शन है, प्रत्येक लोक अदालत में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं। ऑप्शन डी है, या तो ऊपर जो कथन दिए गए इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसमें आप आंसर राइट करेंगे ऑप्शन डी, कोई भी कथन आपको सही नहीं दिया गया है, क्योंकि लोक अदालतों में आप देखेंगे किसी भी न्यायालय के समक्ष अगर कोई लंबित मामला है तो इनके क्षेत्राधिकार में आता है। तो पहला स्टेटमेंट तो यूं ही इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, लोक अदालतों का केवल सिविल मामलों में दखल है, आपराधिक मामलों में नहीं है, जबकि ये गलत दिया गया। लोक अदालतों का सिविल मामले हों, आपराधिक मामले हों, देखिए दीवानी और फौजदारी प्रकृति के जो भी मामले होते हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है,
तो ये भी ऑप्शन आपको इनकरेक्ट दिया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है प्रत्येक लोक अदालत में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं हो सकते। तो लोक अदालत में आप देखेंगे एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है। अध्यक्ष वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होना चाहिए, 2 वकील भी होने चाहिए इसमें। तो ऑप्शन थर्ड इसीलिए गलत हो गया, ये जो सी वाला, क्योंकि इसमें दिया गया सेवारत या सेवानिवृत्त न्याय अधिकारी ही हो सकते, दूसरे व्यक्ति नहीं होते, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट था। ऑप्शन डी राइट करेंगे। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का परिमाण, या फिर ऑप्शन डी भारत सरकार की कार्यवाही का संचालन। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में समाहित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है राजस्व विभाग, ऑप्शन बी आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन सी वित्तीय सेवाओं का विभाग, या ऑप्शन डी है व्यय विभाग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है, ये केंद्रीय बजट को तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों तथा शुल्कों के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है जो कि उस राज्य विशेष में पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए है जिला आयोजन समिति, ऑप्शन बी है राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन सी है राज्य का वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य वित्त आयोग। 173 क्वेश्चन है संविधान में जो 73वां संशोधन अधिनियम है 1992 का, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है? पहला स्टेटमेंट है जिला आयोजन समिति का गठन करना, सेकंड है राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा, थर्ड है राज्य वित्त आयोग की स्थापना करेगा। इनमें से कौन से कार्य सही दिए गए हैं? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें देखिए जो 73वां संशोधन अधिनियम था 1992 का, इसका लक्ष्य था राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराना और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना। ऑप्शन सी करेक्ट है। 174 क्वेश्चन है भारत में यदि एक धार्मिक संप्रदाय या फिर समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए तो वह किस विशेष लाभ का अधिकारी होगा? पहला स्टेटमेंट है यह विशेष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन कर सकता है, सेकंड स्टेटमेंट है भारत के राष्ट्रपति स्वयंमेव उक्त समुदाय का एक प्रतिनिधि लोकसभा के लिए नामित करते हैं, थर्ड स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में यदि एक धार्मिक संप्रदाय या किसी समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का अगर दर्जा दिया जाएगा तो वह विशेष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से भी लाभ प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। अगला प्रश्न है भारत में लाखों विकलांग लोग रहते हैं, कानून के अंतर्गत उन्हें कौन कौन से लाभ प्राप्त हैं? पहला स्टेटमेंट है सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा, सेकेंड स्टेटमेंट है व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि के आवंटन में प्राथमिकता, थर्ड स्टेटमेंट है सार्वजनिक भवनों में ढलवा सीढ़ी। अब इनमें से केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा या तीसरा सही है। ऑप्शन सी के अनुसार पहला और तीसरा, और ऑप्शन डी है सारे, पहला दूसरा और तीसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत की संचित निधि से निकासी के लिए प्राधिकरण निश्चित रूप से आना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी भारत की संसद द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या ऑप्शन डी है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। और इसका राइट आंसर आप करेक्ट करेंगे, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत की संसद द्वारा। 77 क्वेश्चन है करों तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व सरकारी कार्य के संचालन के लिए जमा किए जाते हैं, भारत की आकस्मिकता निधि में, लोक लेखा में, भारत की संचित निधि में,
या फिर जमा तथा अग्रिम निधि में? इसमें आप आंसर करेक्ट करने वाले हैं ऑप्शन सी, भारत की संचित निधि में। 28 क्वेश्चन है, वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता, ऑप्शन ए है बजट को संशोधित कर पुनः प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन बी बजट को सुझाव के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्री को त्याग के लिए कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र सौंपते हैं। इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री परिषद का त्याग पत्र सौंपते हैं। 179 क्वेश्चन है, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, या ऑप्शन डी है संविधान को मानना तथा इनके आदर्शों का सम्मान करना। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तब मौलिक कर्तव्य उसमें शामिल नहीं हुए थे। अब आप कमेंट करके बताएंगे हमारे संविधान में ये मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, जो कि हमारे संविधान में भाग 4A में है, जो कि हमारे संविधान में पार्ट 4A में या फिर आर्टिकल 51 में उल्लिखित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र के अंतर्गत मानवाधिकार है? ऑप्शन जो पहला है स्टेटमेंट शिक्षा का अधिकार, सेकंड है सार्वजनिक सेवाओं में समान पहुंच का अधिकार, और थर्ड स्टेटमेंट है खाद्य अधिकार। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला और दूसरा, केवल तीसरा, या फिर तीनों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही जो अधिकार दिए गए हैं ये मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। 181 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगरीय आयोजना समिति के बारे में दिया गया है, कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, भारत में महानगरीय आयोजना जो समिति है इसका गठन भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करती है और यह महानगरीय क्षेत्र में सरकार प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट दिए गए हैं? इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं आप इनमें से उत्तर देंगे और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिया गया है, दूसरा इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। 182 है, लेखा मत अर्थात वोट ऑन अकाउंट तथा अंतरिम बजट में क्या अंतर है? इनके अंतर में पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, लेखा मत के प्रावधान का इस्तेमाल एक नियमित सरकार करती है, जबकि अंतरिम बजट के प्रावधान का उपयोग काम चलाऊ सरकार द्वारा किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, लेखा मत सरकारी बजट को केवल खर्च से संबंधित करता है, जबकि अंतरिम बजट में खर्च और प्राप्तियां दोनों शामिल होती हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है? तो इसमें देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही दिया गया है। लेखा मत सरकारी बजट को केवल खर्च से संबंधित करता है, जबकि जो अंतरिम बजट होता है ये खर्च और प्राप्तियां इसमें दोनों शामिल होती हैं। तो जो अंतरिम बजट होता है पूर्ण वित्तीय विवरण देता है, जो कि एक बजट के समान ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, लेकिन जो पहला दिया गया है लेखा मत के प्रावधान का इस्तेमाल एक नियमित सरकार करती है, जबकि अंतरिम बजट के प्रावधान का उपयोग काम चलाऊ सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए जो अंतरिम बजट होता है ये होता क्या है, जब तक कोई नई सरकार नहीं आ जाती है तब तक जो सरकार द्वारा खर्च का ब्यौरा तैयार किया जाता है, एक वार्षिक वित्तीय विवरण की तरह, पूर्ण बजट की तरह जो पेश किया जाता है वो अंतरिम बजट होता है। और वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? जो छोटी अवधि होती है चुनाव से पूर्ण, उसमें जो खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए इसमें अनुमति दी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट सही, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। 183 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित किस योजना में की गई थी? तो ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे की व्यवस्था की गई थी। 184 क्वेश्चन है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत आवंटित क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका या फिर क्या शक्ति है? पहला स्टेटमेंट है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति है।
सेकंड स्टेटमेंट है ग्राम सभा का लघु या सामान्य वन उपज पर स्वामित्व है। थर्ड स्टेटमेंट है अधिसूचित क्षेत्रों में किसी गौड़ खनिज के लिए लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य होती है। इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा, तीसरा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 185 क्वेश्चन है भारतीय संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। ऑप्शन ए सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की अनुमति मांगना। ऑप्शन बी विपक्षी सदस्यों को मंत्रियों से सूचनाएं एकत्र करने देना। ऑप्शन सी अनुदान मांगों में किसी राशि विशेष की कटौती के लिए अनुमति मांगना। और ऑप्शन डी है कुछ सदस्यों के असंगत तथा हिंसक व्यवहार को रोकने के लिए कार्यवाही को स्थगित करना। तो बताना है भारतीय संसद में कार्य स्थगन जो प्रस्ताव है इसका उद्देश्य क्या होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो हम लोगों ने देखे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उनका आंसर आपको प्रोवाइड करूं। यदि कोई करेक्शन होता है तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ, आप उसे भी चेक कर लिया कीजिए। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में जो रात को 9 बजे आएगी। उसमें मैं आपसे और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। धीरे धीरे क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप लोग लगातार इस सीरीज से जुड़े रहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें, आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।